नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। वी प्रोवाइड कोचिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स and through this video we are trying to reach out you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services and that is free of cost. Let's start. चलिए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं हम लोग आज की। I have discussed up to section 38 and I have given you the video at length of section 39. So I will not discuss section 39 and I will start with the section 40. So please go to the section 40, very important for your prelims. ये जितने भी sections हैं यहाँ से लेकर up to 56, all these sections are important for your prelims but not for mains. So please go to section 40. This is section 40. Person by whom promise is to be performed. Please see, यहाँ की heading से शायद ही क्वेश्चन आए। हेडिंग से क्वेश्चन नहीं आएगा आपका, वो पूछते हैं कंटेंट से। तो यहां देखिए, इफ इट अपीयर्स फ्रॉम द नेचर ऑफ द केस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द नेचर ऑफ द केस? इफ इट अपीयर्स फ्रॉम द नेचर ऑफ द केस दैट इट वाज द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट दैट any promise contained in it should be performed by the promiser himself, such promise must be performed by the promiser. वेरी सिंपल, बहुत छोटी सी बात बता रहे हैं, यहीं से क्वेश्चन आएगा कि ना क्वेश्चन ये है, दिस इज सेक्शन 40। प्लीज सी द हेडिंग क्या है, बाय हुम, पर्सन बाय हुम प्रोमिस इज टू बी परफॉर्म्ड। किसके द्वारा प्रोमिस को परफॉर्म किया जाएगा। सेक्शन 40 इज डीलिंग विद दिस सिचुएशन दैट is dealing with the problem to solve that by whom the promise should be performed, and it is saying that you will see the intention of the parties as expressed in the contract. If the nature of the case is that intention of the parties is that it should be performed by the promiser himself, then it should be performed by the promiser. जैसे फॉर एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन देख लीजिए आप, ये रहा। A promises to paint a picture for B. Now A must perform this promise personally, because यहाँ जो nature of the contract, nature of the case ऐसी है, from the facts of this case it can be inferred that intention of the parties was that you should paint the picture. Now ऐसा नहीं हो सकता कि ए का बेटा कर देगा करके उसको, ए का सन जाकर के पेंट कराएगा। नो, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन पर्सनल स्किल्स। तो ये आपको ऐसे पढ़ना चाहिए। इस इलस्ट्रेशन को ध्यान में रखते हुए दोबारा पढ़ लीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इफ इट अपीयर्स फ्रॉम द नेचर ऑफ द केस that it was the intention of the parties, intention देखी जाएगी यहां पर। intention of the parties क्या थी? that any promise contained in this should be performed by the promiser himself, जैसे पेंट का हो गया। in that case such promise must be performed by the promiser। बस इतनी सी बात है। अगर ऐसा नहीं है, in other cases, अन्य मामलों में क्या होगा? in other cases the promiser or his representative may employ a competent person to perform it। यानी कि खुद ना करके वो अन्य केसेस में वो खुद नहीं करके किसी अन्य व्यक्ति को भी एम्प्लॉय कर सकते हैं कि भी जाकर तुम कर दो। सो बेसिकली ये दो हो गए, एक तो पर्सनल वाले हो गए, पर्सनल परफॉर्मेंस वाले हो गए, एंड एक हो गया अदर केसेस में अगर व्यक्ति जिंदा है प्रोमिसर तो वो खुद भी करेगा या किसी व्यक्ति को एम्प्लॉय कर देगा, ठीक है। नहीं तो अगर उसकी डेथ हो गई है, इन दैट केस हिज रिप्रेजेंटेटिव में एम्प्लॉय सम अदर पर्सन फॉर दिस पर्पज। यू प्लीज गो टू द इलस्ट्रेशन 1, इलस्ट्रेशन ए और पढ़ लीजिए क्या है। देखिए, ए प्रोमिसेस टू पे बी ए सम ऑफ मनी। यहां पर ए ने बी को कुछ पैसे देने, सपोज कीजिए 5,000 रुपए देने हैं। A may perform the promise either by personally paying to the money to the B, है ना, खुद जाकर पेमेंट कर सकता है, और causing it to be paid to B by another, या फिर किसी अन्य व्यक्ति से, और causing it to be paid to B
बाय अनदर पर्सन। तो या तो खुद कर सकता है, पर्सनली कर सकता है, या अनदर। तो ऐसे प्रोमिस में ईदर बाय पर्सनली और बाय अनदर पर्सन, क्योंकि यहां पर ये पर्सनल स्किल्ड बेस्ड स्टेटमेंट वो नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। 5,000 रुपए देने हैं, कोई भी जाकर दे सकता है। तो दिस इज, लेकिन इफ ए डाइज, यदि ए मर जाता है, कब? बिफोर द पेमेंट, बिफोर द टाइम अपॉइंटेड फॉर द पेमेंट, हिज रिप्रेजेंटेटिव इन दैट केस मस्ट परफॉर्म द प्रोमिस, या तो वो करेगा और एम्प्लॉय सम अदर पर्सन टू डू। तो यहां से क्वेश्चंस आपके बनते हैं, ध्यान रखना। P4 प्रीलिम्स क्वेश्चन आएगा। दिस इज सेक्शन 40। समझ में आया तो बताइए, हाँ है ना? जल्दी बोलिए। सेक्शन 40 समझ में आ गया आप लोगों को? नाउ कम टू सेक्शन 41। सेक्शन 41, सेक्शन 40 समझ में आया नहीं आया बताइए। इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम थर्ड पर्सन। पढ़िए जरा स्क्रीन पर। व्हेन ए प्रोमिसी क्या करते हैं ये? एक्सेप्ट्स परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोमिस फ्रॉम ए थर्ड पर्सन, किसी अन्य व्यक्ति के। इट मींस ए एंड बी के बीच में प्रोमिस है, मान लीजिए 5,000 रुपए देने थे। नाउ सी गिव्स द मनी टू सी 5,000 रुपीज, and this B accepts this performance, then he cannot afterwards enforce it against the promiser। सिंपल सी बात है बस ये। यहां से क्वेश्चन है, सेक्शन 41 डील्स विद व्हाट? इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम थर्ड पर्सन। हेडिंग से क्वेश्चन आया हुआ है कि विच सेक्शन डील्स विद द इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम थर्ड पर्सन। इस बेयर एक्ट को घोट लेना बस, अगर पास होना है तो। बेयर एक्ट को वर्बेटम शब्द घोटना शुरू कर दीजिए, कम से कम इन सेक्शंस को, क्योंकि कई बार ये सेक्शंस आपस में इंटरमिक्सिंग हो जाती है एग्जाम में, समझ में नहीं आता। 41 में था या 42 में था, यही बात 44 में थी। ये ये प्रैक्टिकल दिक्कत आती है इन सेक्शन में कि एकदम मिक्स है सब कुछ ये। तो प्लीज कोशिश करना कि आप इनको लिख लिख के याद कर लें एक बार। तो सिंपल सी बात है, मैंने ये प्रोमिस किया था कि आपको मैं 10 लाख रुपए दूंगा, ठीक है, 10 लाख रुपए दूंगा। ऐसे समझ लीजिए कि पुष्पा मैडम के हस्बैंड ने इनसे प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें एक हीरे का डायमंड सेट दूंगा ला करके। किसने प्रॉमिस किया? हस्बैंड ने किया। अब हस्बैंड से लाया नहीं गया, ठीक है। अब घर में झगड़ा हुआ तो ससुर जी ने कहा कि बेटा छोड़ो तुम, ये तो लाएगा क्या, मैं तुम्हें दे देता हूं, तुम इसे एक्सेप्ट कर लो बात। नाउ शी एक्सेप्टेड, ठीक है, पति ने ला के दिया, एक ही बात है, मेरे पिता समान ससुर हैं, मुझे तो डायमंड सेट से मतलब था। नाउ उसके बाद में अगर ये किर करें, नहीं जी तुम भी ला के दो, इट इज नॉट परमिटेड बाय सेक्शन 41। दिस इज व्हाट, इफ यू हैव एक्सेप्टेड द परफॉर्मेंस, इफ यू एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस, यू आर एक्सेप्टिंग द परफॉर्मेंस। दिख पाती है, अगर आपने परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट ही नहीं किया होता तब बात दूसरी होती। You have accepted the performance from a third person. Now you cannot enforce the same against the promiser. You cannot do that now. बोलो हाँ है ना? समझ में आई बात पुष्पा जी? नहीं। He cannot afterwards enforce it against the promiser. Why? Because he has accepted the performance of the promise from a third person, किसी तीसरे व्यक्ति से। थर्ड पर्सन का मतलब क्या हुआ? द पर्सन हु इज नॉट ए पार्टी टू द केस। कर लेंगे आप लोग। नाउ कम टू सेक्शन 42। व्हाट इज दिस? डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लायबिलिटीज। क्या कहते हैं साहब? पढ़िए रहिए। व्हेन 2 or more persons have made joint promise, कितने? 2 or more, 2 या 2 से अधिक ए बी सी ने मिलकर के प्रोमिस किया है डी से। When 2 or more persons have made joint promise, then क्या होगा? Unless the contrary intention appears from the contract, then all such persons during their joint lives and after the death of any one of them, यानी कि क्या? All such persons during their life, सभी ऐसे व्यक्ति, यानी कि joint promisers A,
ऑल सच पर्सन्स ड्यूरिंग देयर लाइफ, यानी कि ए बी एंड सी, तीनों के तीनों, ऑल सच पर्सन्स ड्यूरिंग देयर जॉइंट लाइफ्स एंड आफ्टर द डेथ ऑफ एनी ऑफ देम, किसी एक की अगर मृत्यु हो जाती है तो मान लीजिए ए निकल लिए, तो ए का बेटा हिज रिप्रेजेंटेटिव यानी कि A1, देन A1 ज्वाइंटली विद द सर्वाइवर और सर्वाइवर्स यानी कि प्लस बी प्लस सी, एंड आफ्टर द डेथ ऑफ द लास्ट सर्वाइवर यानी कि ये भी निकल लिया है, तो A1 प्लस B1 प्लस C1 इनके रिप्रेजेंटेटिव्स, हिज रिप्रेजेंटेटिव्स जॉइंटली विद द सर्वाइवर और सर्वाइवर्स मस्ट फुलफिल द प्रॉमिस। इतनी सी बात है, समझ लीजिए क्या है कि इसे कहते हैं डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लायबिलिटीज। डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लायबिलिटीज का मतलब है कि जो लायबिलिटीज जॉइंट ली गई थी, जॉइंट लायबिलिटीज जो ली गई थी वो किस तरीके से उत्तराधिकार में आपको मिलते रहेंगे। ए बी और सी जॉइंट प्रोमिसर्स थे, ये भाई साहब गए तो इनकी जगह A1 आ गया और ये भी इंटैक्ट रहेंगे। A1 अब ये भाई साहब भी निकल लिए तो इनकी जगह B1 आ गया प्लस C रहेगा, ये भी निकल लिए तो A1 प्लस B1 प्लस C1 इनका आ जाएगा। दे मस्ट फुलफिल देयर प्रॉमिस। दिस सिंपल सी बात है, क्वेश्चन आने की संभावना कम है, लेकिन इस तरीके से डिवोल्यूशन ऑफ लायबिलिटीज होता है। बताइए हाँ है ना, क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया। In relation to the devolution of joint liabilities, as general rule, the Indian Contract Act incorporate the principle of survivorship और succession। वही बात, जो जिंदा रहेगा वो, जो उसके जो सर्वाइवर्स होंगे वो उसको लाइबिलिटीज को ओन करेंगे। हाँ है ना, बताइए 42 आया नहीं आया समझ में। आपको अक्सर ऐसा लगता होगा लोग फेल क्यों होते हैं इतना, फिर तो देखिए वो जो फेल होते हैं उनसे जाके पूछो कि पढ़ने का तरीका क्या है। अगर आपने पढ़ने का वो तरीका अडॉप्ट किया जो इन वीडियोस में समझाया गया है, 101% आप ऑफिसर हो गए और मिनिमम टाइम में हो गए आप लोग। बस आपको कहीं और कोचिंग करने की जरूरत नहीं है, बिलीव मी। ना विधि जुडिशियल एकेडमी में भी नोट्स आपको एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है, आप इन वीडियो से जज बन सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। जस्ट कीप लर्निंग, एंड अगर हो सकता हो, बहुत दिक्कत नहीं हो तो प्लीज लाइक भी कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए और इन वीडियोस को शेयर भी कर दीजिए। हो सकता है आपके हाथ से किसका भला हो जाए, है कि नहीं है। ओके, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।